की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डिस्कस करेंगे जिसमें टॉप 20 साइंस के प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। किस स्तर तक की जो ध्वनि है वह ध्वनि प्रदूषक के अंतर्गत मानी जाती है। ऑप्शन ए है आपका 30 डेसिबल की ध्वनि, बी है 100 डेसिबल की ध्वनि, सी है 80 डेसिबल की ध्वनि और डी है 120 डेसिबल की ध्वनि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 80 डेसिबल की ध्वनि को यदि इससे अधिक की ध्वनि हो रही है 85, 88, 90 यानी कि 80 से प्लस कितना भी आपका डेसिबल जाएगा वह सभी हानिकारक प्रदूषक के अंतर्गत ही गिना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ऑप्शन ए है 100 से 400 nm तक, नेक्स्ट है आपका 400 से 700 nm तक और अगला है 740 से 1000 nm तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सौर विकिरण जो दिखाई पड़ता है वह 400 से 700 nm के अंतर्गत दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। यदि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपना जो है मार्ग बदल रहा है तो उसमें क्या चीज़ें अपरिवर्तित रहती हैं। ऑप्शन ए है तीव्रता, बी है वेग, सी है तरंग दैर्घ्य और डी है आवृत्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि एक प्रकाश का दूसरे स्थान तक जाने के बीच में जो परिवर्तन होता है वह तीव्रता में भी होता है, वेग में भी होता है, तरंग दैर्घ्य में भी होता है, लेकिन आवृत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। जो प्रकाश तंतु है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण अभ्यांतर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी है अपवर्तन पर, सी है प्रकीर्णन पर, डी है व्यतिकरण पर। तो जो प्रकाश तंतु है वह जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेरी-बेरी बीमारी किस कमी से होती है। तो बेरी-बेरी नामक जो बीमारी है ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी से, बी है आयरन की कमी से, सी है विटामिन बी की कमी से, डी है कैल्शियम की कमी से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। बात की जाए विटामिन ए की कमी से तो यहाँ पर आप सभी रोगों को एक बार देख लेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। बात की जाए विटामिन के की कमी से तो विटामिन के की कमी से जो खून का यानी कि ब्लड का थक्का है वह नहीं जमता है और खून जो है अनियंत्रित मात्रा में बहने लगता है। बात की जाए कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है आपका बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन देखने को किस कमी के कारण मिलता है तो विटामिन ई की कमी के कारण। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगला प्रश्न है भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए कहाँ से छोड़ा गया था। तो जो भारत का पहला संचालन उपग्रह था ऑप्शन ए है हरिकोटा से, बी है अहमदाबाद से, सी है तिरुवनंतपुरम से, डी है बेंगलुरु से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला संचालन उपग्रह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, बी है हैदराबाद में, सी है अहमदाबाद में और डी है देहरादून में। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात की जाए यह आपका देहरादून में स्थित है और देहरादून में ही आपके पर्यावरण का जो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र है वह भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मिलान के रूप में उपस्थित है जिसमें आपको कुछ प्रक्षेपण यान दिए गए हैं और जिन्हें सैटेलाइट से आपको मिलान करना है। तो पहला आपके सामने है उपग्रह प्रक्षेपण यान
जो है SLV-3, ये किस सैटेलाइट से छोड़ा गया था? तो सबसे पहले इसका मिलान करेंगे। ये आपका छोड़ा गया था रोहिणी से, तो इसका 2 सही हो जाएगा। बी की बात की जाए संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि ASLV, और यह कहाँ से जो है प्रक्षेपित किया गया था, यानी सैटेलाइट वह कौन सा था? तो वह सैटेलाइट था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यस स्रोस बोलेंगे इसे, स्रोस सी से जो है सैटेलाइट से प्रक्षेपित किया गया था। अगला है आपके सामने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV, और इसे तो हम सभी जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसे छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट किससे छोड़ा गया था? तो PSLV के द्वारा। नेक्स्ट है आपके सामने और लास्ट है भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यानी GSLV, और किससे इसका कौन सा उपग्रह था? तो एडुसेट। तो ये आपका सही मिलान हो चुका है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। जो इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा है वह हासन में है, और ये हासन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है गुजरात में, सी है उड़ीसा में, डी है कर्नाटक में। तो हासन आपका स्थित है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ आपको संस्थाएं दी गई हैं और वह कहाँ पर स्थित हैं, उनका स्थान दिया गया है, इनको आपको सही रूप से मिलाना है। ऑप्शन ए है आपके सामने इसरो, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका IUCA, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। IUAC की बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, और VSSC की बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, IUCA का मुख्यालय पुणे में, IUAC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, और VSSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है कि यदि एक बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? यदि एक ही परिपथ में दो समानांतर क्रम में जो ही जुड़े हुए हों तो उसमें यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी है कुछ बल्ब जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। सी है कुछ बल्ब फट जाते हैं। ऑप्शन डी है अन्य सभी बल्ब जलते हैं। तो यदि एक समानांतर क्रम में जुड़े हुए बल्ब जो कि एक ही परिपथ में समानांतर रूप से जुड़े हुए उनमें यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब जो हैं वो जलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। जो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें हैं वह अपवर्तन के बाद निकलेंगी। ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तन के बाद, मुख्य फोकस से होकर के, बिना किसी विचलन के, या ऑप्शन डी है वक्रता के केंद्र से होकर के निकलेंगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के अपवर्तन के बाद निकलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत जो कि 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है? तो इसे हम फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र x कहलाता है। जब ध्वनि के संचरण के दौरान जो उनके कणों के माध्यम में जो घनत्व का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विरलन, बी है अनुनाद, सी है संपीड़न, डी है दोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके मध्य जो कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है उसे संपीड़न के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है चालकता, बी है संवहन, सी है विकिरण, डी है चालकता और विकिरण दोनों। तो देखिए जब द्रव और गैस में ताप का अंतरण होता है तो मुख्यतः क्या कारण होता है? उसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संवहन। संवहन के कारण ही द्रव और गैसों के ताप में जो अंतरण है वह अच्छे से हो पाता है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए है एथेनॉल, बी है हाइड्रोजन, सी है मीथेन, डी है प्राकृतिक गैस। तो भविष्य के ईंधन के नाम से हम हाइड्रोजन गैस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सफ़ेद फास्फोरस को एक्स में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने ऑक्सीजन में, बी है हाइड्रोजन में, सी है पानी में, या डी है शराब में। तो सफ़ेद फास्फोरस को संरक्षित और संग्रहित करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं उन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन ए है आपके सामने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, बी है अब आपके सामने परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, सी है परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, और डी है परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में। तो यहाँ पर सिर्फ आपके सामने मूल रूप से देखा जाए तो दो चीज़ें सामने आ रही हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो क्या जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखा जाता है, या द्रव्यमान के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऐसे दो तत्व जिनका समान रासायनिक गुण है उनके लिए क्या बात सही होगी? ऑप्शन ए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, या सी कह रहा है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे, या डी कह रहा है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या सदैव समान होगी। अगला प्रश्न है कि पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। यदि पानी में जो चौक या खड़िया है वह मिल चुकी है तो उसे किस प्रकार से अलग किया जा सकता है? कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए अविशादन के द्वारा, बी है वाष्पन के द्वारा, सी है आश्वन के द्वारा, डी है निस्पंदन के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अवसादन के द्वारा ही पानी और चौक को अलग अलग किया जा सकता है। देखिए वाष्पन द्वारा क्या होगा कि जो पानी है उसके साथ साथ चौक भी जल जाएगी तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरीके से पानी के साथ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। आश्वन में कुछ चीज़ें अवशोषित कर ली जाती हैं, तो सबसे जो यहाँ पर बेहतर तरीका है वह आपका अवसादन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।